मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम्स थर्ड ईयर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है, एक सीमित कंपनी के 31 मार्च 2022 के शेयर्स इस प्रकार से थे। 2022 के बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंस शीट में यहां से शुरू करता हूं। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड। तो 2 लाख रुपए के शेयर उसने इश्यू कर रखे हैं, यानी 20,000 शेयर 10 रुपए वाले। जबकि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 30,000, तो 10,000 अभी इसके पास बाकी है। सरप्लस यानी प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000 रुपए। उसके बाद में डिबेंचर दे रखा है 12% डिबेंचर 1,20,000 रुपए, और क्रेडिटर दे रखा है 1,15,000 रुपए, और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट है 5,75,000 रुपए। अब उसके आगे एसेट साइड, तो एसेट्स में आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो आपके है 1,15,000। उसके बाद में डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये 5 चीजें आपको दे रखी हैं। तो ये सारी टोटल एसेट्स हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नोट टू अकाउंट कंटीजेंट लायबिलिटीज, यानी ये बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड 20,000, प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड 20,000 है। तो प्रपोज्ड हो चुका है, तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग से पास होना है खाली। तो यहाँ पे हमारे लिए ये होता है कि भाई हम प्रपोज्ड की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, ये प्रश्न होता है। तो जब पहले से प्रपोज्ड हो चुका है तो आप प्रपोज्ड की एंट्री नहीं करेंगे, सीधा एक्सेप्ट करने की एंट्री करेंगे। ठीक है ना? प्रपोज्ड की एंट्री होती है सरप्लस टू प्रपोज्ड, और एक्सेप्ट करने की होती है प्रपोज्ड अकाउंट डीआर टू बिना प्रपोज्ड। सही है? तो ये जनरल एंट्री जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो ये आखिरी फेज आ गया है। आगे देखते हैं। लिखता है, एट द एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम इट वाज रिजॉल्व्ड। इसमें क्या हुआ? प्रस्ताव रखे गए। सबसे पहला नंबर 1, टू पे द प्रपोज डिविडेंड ऑफ 10% इन कैश। तो 2 लाख शेयर थे, उसका 10% 20,000 ही होता है। वो ये कहता है जो प्रपोजल किया हुआ था उसको पे कर दिया जाए कैश में। कर देंगे। टू इश्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। प्रत्येक वर्तमान 4 अंशों के लिए, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन का अंतर है। प्रत्येक वर्तमान 4 अंशों के धारक को एक बोनस अंश निगमित किया जाए। तो बोनस अंश अपने को इश्यू करने हैं। और थर्ड पॉइंट, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 ₹10 शेयर एट 15 रुपए फॉर every 4 shares held prior to the bonus distribution. This option being taken by all the shareholders. बोनस निर्गमन के पूर्व अंशधारियों को अधिकार दिया गया कि वे प्रत्येक 4 अंशों के लिए एक नया अंश ले लें, और जो कि 15 रुपए में दिया जाएगा। ऐसा ऑफर उनके सामने रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। ये डिविडेंड है, ये बोनस शेयर है, और ये जो दिए जा रहे हैं वो राइट शेयर है। राइट शेयर यानी पहला अधिकार जिसको हम देते हैं, है ना? तो ये 3 आपके मेन पार्ट हैं जिनकी अपने को जनरल एंट्रीज करनी है। आगे कहता है कि उक्त जनरल प्रविष्टियां दीजिए और तत्पश्चात कंपनी का चिट्ठा बनाइए। तो बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है? क्वेश्चन को आप एक बार जरूर वापस रीड करें, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर। तो प्रश्न में कहा था कि जो पहले जिसके पास 4 शेयर थे उसको एक बोनस अंश दिया जाए। तो 20,000 शेयर थे पहले, सही बोल रहा हूं मैं? और इसमें वो कहता है कि 4 के लिए एक दिया जाए। ठीक है? तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। 4 के लिए एक का मतलब होता है 1/4। तो कितने शेयर आए? 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये आपको बोनस शेयर के रूप में देना है। तो बोनस शेयर आपको 50,000 रुपए का देना है। हो गया? नंबर ऑफ बोनस शेयर पहली गणित जो हमें रिक्वायर्ड थी। दूसरा सेकंड गणित थी राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर।
तो उसमें भी उसने सेम बात कही, आप पढ़ें, उसमें देखो लिखा है कि बोनस अंश देने से पहले के जो शेयर थे, है ना, प्रत्येक 4 के लिए एक देना है, उसमें भी ऐसा ही है। तो पहले के 20,000 शेयर थे और 4 के लिए एक का मतलब हो गया 1/4, तो वो भी कितना आएगा 5,000 शेयर @ 10 ईच, और टोटल 50,000 प्लस इसमें आपके 5 रुपए प्रीमियम और है, सही है ना। तो 5 रुपए प्रीमियम के हो जाएंगे तो 25,000 प्रीमियम के हो जाएंगे। ये तो हो गई कैपिटल और ये हो गया प्रीमियम। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान है। दोनों जो पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। और अब आप ये भी नोटिस करें, 5,000 शेयर ये दे दिए, 5,000 ये दे दिए, टोटल कितने बढ़ा दिए हमने 10,000। तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 30,000 थी, जबकि इशू हमने केवल 20,000 ही कर रहे थे, तो 10,000 ही बाकी थे। तो वो 10,000 हमने 5-5,000 करके और इशू कर दिए, तो टोटल 30,000 हो गया। यहां तक किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। गुड। अब अपनी इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। देखें जर्नल एंट्रीज, हेडिंग लिख दे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री नंबर 1, जो प्रस्ताव किया हुआ था, प्रपोज डिविडेंड था, उसको एक्सेप्ट करने की थी, तो उसकी एंट्री है प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू ES डिविडेंड अकाउंट 20,000। 20,000 ही है ना बच्चों, देखने के। तो ये हमारा जो प्रपोजल था एक्सेप्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद में अगला काम था कि इसको पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के लिए सेकेंड एंट्री लिखेंगे हम। पहले एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, तो लिखें डिविडेंड बैंक अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 20,000। सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन टू पे डिविडेंड। सही है ये बात भी। अब उसके बाद में थर्ड एंट्री होती है पेमेंट करने की, या जिसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ वारंट्स। सही है ना। तो इश्यू ऑफ वारंट की एंट्री यानी डिविडेंड पेमेंट करने की एंट्री होती है। तो लिखिए इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, और नरेशन लिख दें इसमें डिविडेंड वारंट्स इशूड टू शेयर होल्डर फॉर पेमेंट, या हम इसे कहते हैं पेमेंट मेड। वारंट इशू करते ही कंपनी तो उसको भुगतान मान लेती है, जैसे हम किसी को चेक इशू कर देते हैं तो हम उसको पेमेंट ही मानते हैं, वैसा ही है। तो 3 एंट्रियां आपके 20,000 से होगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। पहली प्रपोजल एक्सेप्ट करने की, दूसरी डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट खोलने की, तीसरी पेमेंट कर देने की। ये पहला मामला जो फर्स्ट पॉइंट आपका था डिविडेंड का, वो समाप्त होता है। अब आपके चौथा बोनस का स्टार्ट हो जाता है। तो 4 एंट्री लिखिए बोनस शेयर। तो बोनस शेयर की एंट्रियों में पहली एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट DR
टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अमाउंट हमने इसकी 20,000 कैलकुलेट करी थी, 20,000 नहीं 50,000 है ना, 50,000 किए थे ना, तो 50,000 रुपए ये हमने पहली एंट्री कर दी है सरप्लस अकाउंट दिया टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब आप इसको चाहे तो सरप्लस शब्द लिखें, चाहे आप इसे रिजर्व लिखें, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सरप्लस भी वही है प्रॉफिट में से देना, रिजर्व भी वही है प्रॉफिट में से देना। क्योंकि प्रश्न में अपने रिजर्व नाम से कोई चीज दे नहीं रखी है, केवल सरप्लस ही लिखा हुआ है, तो हमने इसको सरप्लस से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा जो सरप्लस है वो बोनस टू शेयर होल्डर में आ गया। और दूसरी एंट्री अब आप लिखें, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी एंट्री 50,000 से होगी। ये दो एंट्रियां फिक्स है जो बोनस पे होती है, और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या बोनस शेयर इश्यूड, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत कर रहे हो। बोनस की भी दोनों एंट्रियां होगी। अब दो एंट्री कौन सी करनी है अपने को, राइट शेयर इश्यू करने की, तो वो इश्यू की एंट्री होती है। तो पांचवा पॉइंट लिखें, इश्यू ऑफ शेयर, ब्रैकेट में लिख दें राइट शेयर। प्रश्न में कहीं पे ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है कि राइट शेयर है, लेकिन जब एक कंपनी पहले से जो शेयर होल्डर होते हैं उनको नए शेयर कहती है कि आप खरीद लो, तो इस पूरी प्रोसेस में जो शेयर होते हैं उनको राइट शेयर बोलते हैं, इसलिए हमने राइट शेयर लिखा है। राइट शेयर नाम से कोई शेयर नहीं होता, शेयर तो वो इक्विटी शेयर ही होता है। आ रही है बात समझ में, तो ये भी दिमाग में हमेशा रखना, होता इक्विटी शेयर है, पर आपको पहले प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए उसको अधिकार को हम इंग्लिश में राइट बोलते हैं, और वो ही क्या बन जाता है, राइट शेयर बन जाता है। ओके, तो इसकी भी दो एंट्रियां होनी है। पहली एक एंट्री में ही करवा देता हूं, है ना, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक में 75,000, कैपिटल में 50,000, संख्याएं हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 25,000 इशूड, बस ये इतना ही है, एक एंट्री से ही इश्यू हो जाता है। अब इसे दो एंट्री अगर हम करना चाहें तो ये होगी बैंक अकाउंट दिया टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू कैपिटल और टू प्रीमियम। तो एप्लीकेशन जब दोनों जगह से हटा देते हैं तो मिक्स एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार डीआर होता एक बार सीआर होता, तो दोनों में से हट जाते वो, तो एक सिंगल एंट्री में भी आप इसको ऐसा कर सकते हैं। बस ये इतना ही, जनरल एंट्रीज आपकी इतनी ही थी। अब आते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का रूल यही है, पिछली बैलेंस शीट को देखो और जो परिवर्तन हुए उसको उसमें एडजस्ट कर दो। तो बैलेंस शीट में बच्चों आप लोगों को पिछला देखो और आगे बढ़ो, बेसिक रूल है। पीछे जो बैलेंस शीट थी वो क्या दे रखी है उसको देखो कि सबसे पहले क्या लिखा था। सबसे पहले था ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसको तो छोड़ दो, उसको हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, लेकिन 20,000 शेयर 10 रुपए वाले थे, और हमने क्या करा कि 5,000 बोनस शेयर के रूप में इश्यू करे और 5,000 हमने राइट शेयर में, तो टोटल 30,000 शेयर इश्यू हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज
10 ईच। सबसे पहले ये आपके आ जाएगा नई बैलेंस शीट में, कितना रुपए हो जाएगा? 3 लाख रुपए। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? पहले लाइन। अब उसके बाद में अगले बैलेंस शीट में अपना जो नेक्स्ट चीज दे रखी है वो है आपके डिबेंचर, 12% डिबेंचर, और उससे पहले एक सरप्लस दे रखा है ना? तो सरप्लस तो एक बार हम बाद में लिख देंगे, 12% डिबेंचर लिख दो। इसमें कोई चेंज किया ही नहीं था, इसलिए जैसा था वैसा रह जाएगा। कितना है? 1,20,000। उसके बाद में नेक्स्ट आपके है, हाँ बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अपना कितना हुआ था? 25,000 था। तो वो नया आया है, इसको लिख दो। ये पहले नहीं था, अभी आया। उसके बाद में क्रेडिटर कितना है? 1,15,000। यहाँ तक तो सारी चीजें हमने क्या करी, जो पीछे थी वैसे ही उठा ली। उसमें नयापन जो हमारा था वो एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। हो गया। अब आता है सरप्लस। लिखें सरप्लस। सरप्लस के लिए आप चाहें तो वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं भी लिख देता हूँ वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, तो वर्किंग नोट फर्स्ट से इसको कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों आप देखें सरप्लस का वर्किंग नोट कैसे बनेगा। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 दिया हुआ है, उसमें से इक्विटी शेयर डिविडेंड घटा देंगे 20,000, और बोनस शेयर हमने उनको दिया 50,000, दोनों ही रिजर्व में से दिए थे। तो अब ये आपका बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आप प्रश्न में लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 70,000। टोटल कितना हो गया इसका? 6,30,000। ये आपके आंसर दिया हुआ है बैलेंस शीट में। अब उसके बाद में एसेट्स में आ जाते हैं। तो एसेट्स में एक एक करके पिछली बैलेंस शीट में देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, लिख दो। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो वापस आ जाती है। उसके बाद में अगला आपके डेटर 75,000। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, वापस जैसा सवाल में था वैसे ही वापस आ जाएगा। उसके बाद में स्टॉक। तो स्टॉक बच्चों कितना था? 1,35,000, वापस आ जाएगा 1,35,000। स्टॉक के बाद में कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड वो भी पूरा लिख दो। कितना था? 30,000। और नहीं तो आप चाहें तो दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। और बैंक जो है, तो बैंक में अपने पास पहले बैलेंस कितना था? 2,20,000। इसमें हमने नए शेयर इशू करे, उससे पैसा आया है ना, 75,000। सही है, राइट शेयर इशू करने से पैसा आया 75,000, माइनस डिविडेंड पे किया आपने 20,000, घटाओ कितना आता है? हाँ बेटा, 20,000 में से 20,000 तो ये गया, 2,75,000 नहीं आएगा क्या? और टोटल लगा के देखो, तो यहाँ पे इसका आंसर आपके कितना आता है बच्चों? 2,75,000। सही है। और अब टोटल लगा लें इसकी बैलेंस शीट की, यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा आपका। कितना आता है? 6,30,000। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच करेगी और यहाँ पे ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है।